सो हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले कोरल रीफ्स के बारे में। ठीक है, इसके जो भी फीचर्स रहेंगे, क्लासिफिकेशन, फंक्शंस, जो भी थोड़ा बहुत थ्रेट है इनको। ठीक है, देन उसके बाद इसके जो भी टाइप्स रहेंगे, जैसे हम लोग कोल्ड वाटर कोरल्स मिलते हैं, जो भी है इसके बारे में, कोरल ब्लीचिंग हो गया, उसके बारे में सब पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो ट्राई मैं यही करूँगा कि कोरल कोरल रीफ्स में पूरा कवर कर दूँ, एक सिंगुलर टॉपिक लेके ही पूरा इसके मतलब फुल 360 डिग्री व्यू ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोरल रीफ से। तो जब कोरल रीफ आता है हमारे दिमाग में, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है पता नहीं कौन सा प्राणी है कौन सा नहीं है। ये भी एक लिविंग एनिमल है, जैसे ह्यूमन बींग्स भी लिविंग एनिमल होते हैं, वैसे कोरल कोरल रीफ भी एक्चुअली में एक लिविंग एनिमल ही है। ठीक है, एक्चुअली में जो कोरल रीफ्स होते हैं इनका होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, या फिर इसका आप दूसरा नाम दे सकते हो म्यूचुअलिज्म। अब आप बोलोगे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ये म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक जन दूसरे जन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और दूसरा जन पहले जन पे डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे, प्रॉपर अच्छी एग्जाम्पल नहीं है पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो आपको म्यूचुअलिज्म की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएगी। मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। जैसे ट्रीज है और ह्यूमन बींग है। ठीक है, ट्रीज और ह्यूमन बींग है, हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए होती है? ट्रीज को। ट्रीज क्या देती है हम लोग को? ऑक्सीजन। हमें ह्यूमन बींग्स को चाहिए होती है। तो ये क्या हो गया? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। मतलब वो हमारे काम आ रहे हैं, हम उनका काम आ रहे हैं। वैसे ही जो कोरल रीफ्स है वो भी, उनमें भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होते हैं। पर जैसे यहाँ पे ट्रीज की ह्यूमन बींग्स के साथ है, यहाँ पे कोरल रीफ्स की जूजेंथली के साथ है। अब आप बोलोगे ये जूजेंथली क्या है? ये कुछ नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी है। अगर मैं सिंपल एल्गी ही बोलूँ, एल्गी मोस्टली जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक ही होती है, मतलब बहुत छोटी छोटी होती है। तो जूजेंथली क्या है? माइक्रोस्कोप एल्गी ही है एक किस्म की। ठीक है, अब जो कोरल होते हैं, कोरल रीफ, ये मोस्टली ओशन के सरफेस पे ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ओशन के सरफेस, जैसे ओशन यहाँ पे हमें वाटर मिल रहा है, यहाँ ऊपर ऊपर ही मोस्टली हमें ये कोरल रीफ्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो एल्गी है, अब देखो एल्गी हो गई एक किस्म का, ये छोटे छोटे प्लांट्स टाइप हो गए, मतलब दिखते नहीं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ग्रास टाइप हम बोलेंगे, जैसे टेरेस्ट्रियल में बोलेंगे तो ग्रास, पर ग्रास थोड़ा बड़ा होता है। जो एल्गी होती है बहुत छोटी छोटी होती है। तो अगर इनको कहीं ना कहीं जब इनको रहना है, मतलब जब ये हमारा बॉटम सरफेस एरिया मिल रहा है बेंथोस, मतलब बहुत डीप, लगभग 250 मीटर नीचे ओशन सरफेस में, यहाँ एल्गी को रहना पड़ेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ओशन सरफेस में यहाँ पे सरफेस होगा। ठीक है, ओशन का यहाँ पे सरफेस होगा नीचे जाके। तो कहीं ना कहीं एल्गी को प्रॉपर वहाँ पे सनलाइट नहीं मिलेगी, तो एल्गी वहाँ पे पनप नहीं पाएगी, क्योंकि ये भी तो एक किस्म का ग्रीन ऑर्गेनिज्म ही है ना, इसको भी सनलाइट चाहिए ना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी खाना नहीं मिलेगा, इसको भी सनलाइट नहीं मिलेगी, तो ये क्या करता है? ये एक किस्म का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना लेता है कोरल रीफ्स के साथ। जो कि कोरल रीफ्स कहाँ रहते हैं? ओशन सरफेस पे रहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो जूनएंथली, उसको बोलता है भैया भैया आप मुझे रहने की जगह दो, नहीं तो मुझे नीचे रहना पड़ेगा सरफेस पे, और हमें को सनलाइट नहीं मिलती, आप मुझे अपने ऊपर थोड़ी सी जगह दे दो। ऐसा होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अब देखो क्या होता है। अब आपका दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि ठीक है, जूजेंथली तो वहाँ रह रहा है, तो कहीं ना कहीं जूजेंथली का तो फ़ायदा मिल रहा है उससे, किससे? कोरल रीफ से। पर इनका क्या बोलते हैं, जो कोरल रीफ्स है उनका क्या फ़ायदा है जूजेंथली से? अब देखो जूजेंथली क्या करता है, कोरल्स को ना हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? न्यूट्रेंट प्रोडक्शन में, मतलब खाना देने में। कैसे? अब जो हमारे जूजेंथली होती है, एल्गी है, तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। जो फोटोसिंथेसिस करेगा, ये जो कोरल रीफ्स होंगे ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि प्लांट्स है, प्लांट्स को जब फोटोसिंथेसिस करनी होती है, प्लांट्स को भी तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना। तो कोरल रीफ्स क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। ठीक है, किसको देगा? दैट इज जूजेंथली को कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। कौन? कोरल रीफ्स। तो उससे क्या होगा? जूजेंथली को एनर्जी मिलेगी। जब जूजेंथली को एनर्जी मिलेगी तो इन रिटर्न वो क्या देगा आगे से? कहीं ना कहीं जूजेंथली जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाता है कोरल रीफ्स पे। एक तो हो गया उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है कोरल रीफ से, दूसरा हो गया एक सरफेस मिलता है, वरना उसको नीचे रहना पड़ेगा, वहाँ पे सनलाइट नहीं होगी। तो इन रिटर्न जूजेंथली क्या करता है? अब देखो क्या होता है, जो ये जूजेंथली होता है ये ना टिश्यूज़ में रहता है, कोरल रीफ के टिश्यूज़ में रहता है। ठीक है,
अब जब ये टिश्यूज में रहता है तो कहीं ना कहीं जब आपने देखा है कोरल्स के अलग अलग कलर्स मिलते हैं हम लोग को, अलग अलग कलर के, रेड कलर का या ब्लू कलर का, अलग अलग कोरल्स के कलर मिलते हैं। अब ये कलर्स आप बोलोगे कि सारे कोरल्स खुद का कलर होता है, नहीं, ये खुद के कलर नहीं होते। कोरल जो एक्चुअल में होता है वो वाइट कलर का ही होता है, सिंपल वाइट कलर का कोरल होता है। तो कहीं ना कहीं जो सारे कलर्स आते हैं किसकी वजह से होता है, ये सिंपल जूजेंथली की वजह से होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोरल रीफ्स में खुद के कलर नहीं होते हैं, ये सारे कलर्स उसको जूसेंथली प्रोवाइड करता है जो उसके टिश्यूज में रहता है। ठीक है, और इसके रिटर्न में कोरल पॉलिप मैंने आपको बता दिया क्या करता है, वो इन्वायरमेंट देता है कि तू हाँ यहाँ आके रहे, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड देता रहता है, और कहीं ना कहीं इस तरह से इनका जो है अपना सिम्बियोटिक रिलेशनशिप चलता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, हमारे पास जब हम कोरल्स की बात करते हैं, हमें दो टाइप के कोरल मिलते हैं। एक हमें मिलता है हार्ड कोरल, एक मिलता है सॉफ्ट कोरल्स। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे सॉफ्ट कोरल्स है इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल मैं बता देता हूँ, सी फैंस होती हैं, ठीक है, गॉर्जोनियंस होते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गई सॉफ्ट कोरल्स की। और जब आपने सुना हुआ है ना कि रीफ्स होते हैं, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ हमें मिलता है, कहाँ पे मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है हमें। फिर कहाँ पे, नॉर्वे में भी मिलता है, जो कि कोल्ड वाटर रीफ, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ये जो बैरियर रीफ्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े रीफ्स होते हैं कि एक जगह इकट्ठा हो गया होता है, कोरल बिल्ड रीफ्स, ये जो मिलते हैं ये हमें हार्डली जो मिलते हैं, मतलब मोस्टली जो मिलते हैं वो हार्ड कोरल्स के मिलते हैं, सॉफ्ट कोरल्स के ये नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे हार्ड कोरल्स होते हैं क्या, क्या सिस्टम क्या होता है, ये जो रीफ्स हमें मिलते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जो कोरल रीफ्स का बिल्डर होता है। जैसे एक बिल्डिंग का बिल्डर कौन होता है, जो लेबर पे इंसान लगे होते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कहीं ना कहीं वही जो कोरल रीफ्स का बिल्डर होता है, जो उनको बनाता है, वो बनाता है पॉलिप्स। तो आपको ये याद रखना है, हु इज द बिल्डर ऑफ कोरल रीफ्स, दैट इज पॉलिप्स। अब ये पॉलिप क्या करता है, ये पहले पनपता है, फिर ग्रो होता है, फिर मर जाता है। तो ये अब पॉलिप्स के डीप में हमें नहीं जाना है कि ये कैसे बनाता है, वो ये सब इतना डीप नहीं जाना है। इतना याद रखो, ये पॉलिप खुद में ही थोड़ा टाइम थोड़ा पहले बनेगा, थोड़ा टाइम जिएगा, इसके बाद ये मर भी जाता है। जब ये मर जाता है, ये पीछे एक चीज़ छोड़ देता है जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं। तो ये लाइमस्टोन छोड़ देता है। ये किस्म का पॉलिप का स्केल्टन होता है, बाहर का हिस्सा होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पानी से कैल्शियम लेके पॉलिप्स जो है वैसे ही बनते हैं हम किस में, मेरीन इकोसिस्टम में या एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो क्या होगा, जब ये मर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं लाइमस्टोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट स्केल्टन जो है वो पीछे छोड़ देगा। अब यही जो लाइमस्टोन है, यही जो कैल्शियम कार्बोनेट स्केल्टन है, यहाँ पे न्यू पॉलिप्स आएंगे रहने के लिए, और वहाँ पे ना कोरल रीफ की एक के बाद एक लेयर बनती जाएगी। ये एक लाइमस्टोन, ये था, ये जिंदा था, ये मर गया, एक और यहाँ पे इसके अंदर कोरल पॉलिप आ गया, उसने एक और बना दिया, एक और बना दिया। तो इस तरह से हमें कोरल रीफ्स का मिलता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, ग्रेट बैरियर रीफ हमें जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो इसी तरह से पॉलिप्स जो है वो स्केल्टन्स मरते हैं, नेक्स्ट पॉलिप में जाते हैं, ऐसा चलते रहता है पूरा सिस्टम, और इसी हिसाब से हमें ग्रेट बैरियर रीफ मिलता है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग एक टर्म से डिनोट करते हैं, हर्माटाइपिक, हर्माटाइपिक कोरल्स। अब कभी पेपर में आ जाएगा, सिंपल सीधे आ जाएगा यही कि हर्माटाइपिक कोरल्स क्या होते हैं। हर्माटाइपिक कोरल्स वो होते हैं जो रीफ बिल्डिंग होते हैं। तो आपके दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले, कि ये हार्ड कोरल्स होते हैं। पेपर में ऐसा आ जाए, सॉफ्ट कोरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हर्माटाइपिक कोरल्स, नो, वो रीफ बिल्डिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ हार्ड कोरल्स ही रीफ बिल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की शेप्स बना सकते हैं, वो इन पे खुद पे डिपेंड रहता है। अब जो मेजॉरिटी हमें कोरल रीफ्स की मिलती है, वो मोस्टली हमें मेजॉरिटी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलती है। ठीक है, और कुछ हमें डीप वाटर कोरल्स भी मिलते हैं, डीप वाटर कोरल्स। और ये जो डीप वाटर कोरल्स होंगे कहाँ मिलेंगे, कोल्डर रीजन्स में। ट्रॉपिकल रीजन में हमें डीप वाटर कोरल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ सनलाइट नहीं पहुँचेगी। कोरल रीजन में, कोल्डर रीजन में तो सनलाइट होती नहीं है, 6-6 महीने तो सनलाइट होती नहीं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डिफरेंट टाइप के कोल्डर रीजन वाले हमें डीप ओशन कोरल्स मिलते हैं। अब जब हम कोल्ड वाटर कोरल, अब बात डायरेक्ट इसी पे शिफ्ट कर देते हैं कि ये कोल्ड वाटर कोरल्स क्या होते हैं। कोल्ड वाटर कोरल्स क्या होते हैं,
कुछ नहीं होता है, जिनको आदत होती है कि वो -39 से -55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वाटर में रह सकते हैं, जितना इतना ठंडा रहेगा वहाँ पे ये रह सकते हैं। यूएनईपी की एक रिपोर्ट आई थी एक्चुअली में, उसमें उन्होंने बोला था कि हमें मेजॉरिटी ऑफ जो कोल्ड वाटर रीफ्स है वो हमें कहाँ मिलते हैं, वो हमें पोलार रीजन में मिलते हैं। पोलार रीजन इन द सेंस कौन सा रीजन, जो कि हमें कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के ऊपर, दैट इज अटलांटिक बोल दो या आर्टिक बोलो, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल रीजन, जब हम बात करते हैं किसकी, कोल्ड वाटर कोरल्स की। ठीक है, तो हमें जब इसकी बात करते हैं हम लोग रीफ्स के रिलेटेड जब हम बात करते हैं, हमें 6 डिफरेंट कोरल स्पीशीज मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम, ये कोल्ड वाटर की, हम लोग सिंपल कोरल रीफ की बात नहीं कर रहे, हम लोग ये कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं। कोल्ड वाटर जो हमें रीफ मिलता है उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें हमें टोटल 6 स्पीशीज मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल कोरल रीफ की जब हम बात करते हैं, वार्म कोरल रीफ बोल रहे हो या सिंपल कोरल रीफ बोल रहे हो, इसकी जब हम बात करते हैं मेजॉरिटी हमें जो सबसे बड़ा है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। और जब कोल्ड वाटर रीफ की कोरल रीफ की बात करते हैं, ये हमें सबसे बड़ा कहाँ मिलता है, लार्जेस्ट जो कोल्ड वाटर रीफ है ये है रोस्ट रीफ ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे पता है ना कहाँ पे है, आर्कटिक ओशन में। ठीक है, ऊपर वाली साइड। सो दिस इज अबाउट द कोल्ड वाटर कोरल्स। ठीक है, अब थोड़े बहुत फीचर्स है जो हमें कोरल रीफ्स के मिलते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं पड़ेंगे, कि मोस्टली जो हमें कोरल रीफ्स मिलते हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको क्लीन, क्लियर एंड वार्म एरिया चाहिए होता है, वार्म वाटर चाहिए होता है, सी वाटर चाहिए होता है। ठीक है, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 20K प्लस में, 20,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर में कोरल रीफ्स हमें मिलते हैं। और इनको हम लोग एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। इसका मतलब क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जब बात करते हैं इसका मतलब होता है कि बहुत सारे हमें बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो कहीं ना कहीं जहाँ हमें कोरल रीफ्स मिलते हैं वहाँ पे इजीली खाना मिल जाता है, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे वर्टिब्रेट्स यहाँ पे मिलते हैं जो कि कोरल्स के साथ एसोसिएशन बना के रहना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, और इसलिए हम इनको ये नाम देते हैं जिसका नाम दिया है, जो कि क्या बोला है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। ठीक है, अब एक्चुअली में कोरल रीफ्स के हमने 2-3 हिस्सों में बांटा हुआ है, जैसे टाइप्स हम बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। पहला टाइप हम इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग कोरल रीफ। ठीक है, आप एक काम करना, आप फ़ोटो निकालना, एक बार फ़ोटो देखो, उसके बाद पॉज करके फ़ोटो देखो, उसके बाद दोबारा से वीडियो पे और फिर देखो इसको। ठीक है, क्योंकि बिकॉज मेरे को भी इतना वो सब एडिट नहीं आता कि मैं फ़ोटो वगैरह लगाऊँ, वैसे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जो सबसे मोस्ट कॉमन जो कोरल रीफ हमें मिलता है वो फ्रिंजिंग कोरल रीफ होता है। फ्रिंजिंग कोरल रीफ क्या होता है, कहीं पे भी जो शोर होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं अंडमान आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। तो जैसे ये हमारा एक आइलैंड आ गया, तो इस आइलैंड में ना यहाँ पे ये साइड पे हमें कोरल रीफ मिल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं शोर टाइप का, जहाँ पे शोर लाइन बॉर्डर पे हम लोग को क्या मिल जाता है, कोरल रीफ मिल जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं बैरियर रीफ की। ये जैसे ये आइलैंड आ गया, यहाँ पे हमें सी वाटर दिख रहा है, पर ये यहाँ नहीं होगा, ये थोड़ा सा दूर हमें मिल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं बॉर्डर से होगा, बॉर्डर शोर लाइंस पे, पर थोड़ा सा डिस्टेंस पे होगा। और इसके बीच में जो एरिया हमें मिलेगा ये सेपरेट किससे होगा, लगून से सेपरेट होगा। ठीक है, अब लगून क्या होता है वो आप पढ़ लेना, वो ज़्यादा उसमें फारसी है नहीं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बैरियर रीफ। नाउ नेक्स्ट है एटोल। अब क्या होता है, जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ कहीं कहीं आइलैंड्स पे होती है, तो वॉल्केन जो जब निकलेंगे उसके बाद, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उस वहाँ का जो एरिया होगा वो कहीं ना कहीं सी फ्लोर में सबसाइड होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो सबसाइड होता रहेगा, वहाँ पे ना एक ऐसा गोला सा बन जाएगा, सर्क्यूलर होगा या तो सेमी सर्क्यूलर होगा, वो गोला टाइप सा बन जाएगा वहाँ पे। और वहाँ पे जो हमें बाउंड्रीज पे कहीं ना कहीं जो रीफ्स मिलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग एटोल रीफ बोल सकते हैं, एटोल कोरल रीफ मिल जाते हैं। ऐसे एटोल्स हम लोग को लक्षद्वीप में मिलते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, निकोबार में मिलते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो हमने बैरियर रीफ पढ़ा, ये हमें निकोबार, लक्षद्वीप दोनों जगह मिलते हैं। और जो हमने अपना फ्रिंजिंग रीफ बोला, इसको अंडमान में हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द सम डिवीजन कि हमें कहाँ कहाँ मिलती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, 1 मिनट। मैं कह रहा था कि हमें
इंडिया के हिसाब से हमें टोटल 4 मेजर एरियाज मिलते हैं जहाँ पे हम लोग को कोरल रीफ्स मिलते हैं इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, हमने 2-3 बार पढ़ा अंडमान निकोबार आइलैंड्स, मतलब वहाँ पे हमें अच्छे खासे कोरल रीफ्स मिलते होंगे और वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी भी इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट नंबर पे आ गया लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड पे भी हमें बहुत सारे कोरल रीफ्स मिलते हैं। थर्ड नंबर पे आ गया गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार पे भी हमें अच्छे खासे मिलते हैं। देन गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये कुछ डिविजन्स आ गया इंडिया के पर्सपेक्टिव में कि हमें इंडिया में कहाँ कहाँ कोरल रीफ्स मिलते हैं, ठीक है। तो इतना समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मैं टॉपिक पढ़ रहा था, ये मोस्टली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। हमारे पास और भी कोरल्स के टाइप होते हैं जो कि हम दूसरी बेसिस पे डिवीजन करेंगे। एक आता है फायर कोरल्स, एक आता है स्नोफ्लेक कोरल्स, ठीक है, एक आता है मीजोफोटिक कोरल्स। अब आप बोलोगे ये क्या होता है। रेयर फायर कोरल्स वो होते हैं जहाँ पे हमें रेयरेस्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी के रूप में, इसका ये डिवीजन किया गया है। स्नोफ्लेक कोरल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग को इन्वेसिव स्पीशीज मिलते हैं, और ये इन्वेसिव स्पीशीज ने वहाँ पे जो भी एरिया रहेगा वहाँ पे इन्होंने डोमिनेट कर दिया होता है, ठीक। तो दिस इज अबाउट द स्नोफ्लेक कोरल्स। नेक्स्ट बात करेंगे मीजोफोटिक। यहाँ पे क्या होता है, लो लाइट इन्वायरमेंट, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे टेम्परेचर रहेगा या सनलाइट रहेगा वो कम रहेगा, और ये हमें ग्रेट डेप्थ्स में मिलता है जहाँ पे थोड़ी थोड़ी जहाँ पे सनलाइट जो है वो बहुत मुश्किल से पहुँचती होगी। एग्जाम्पल जैसे हम नॉर्मल की बात करते हैं तो 30 से 150 मीटर के बीच में होता है, तो हम 150 मीटर के भी नीचे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाटर दोनों में हम लोग को मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में नहीं मिलता, हाँ यहाँ भी मिलता है। अब इस बार का जो क्वेश्चन आया था यूपीएससी में बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, ये एक्चुअली में गल्फ ऑफ कच्छ जो हमें मिलता है वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई थी कि वहाँ पे हम लोग कोरल रीफ्स को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मदद किसकी ली थी, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट की इन्होंने मदद ली थी, वहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से इन्होंने कुछ रीफ्स उगाए थे। तो ये सब है, ये कुछ अलग टॉपिक है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में कभी पूछा नहीं जाएगा वैसे, पर हाँ जिस वजह से इस बार आया था कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी किसके साथ रिलेटेड है वो पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसकी हेल्प हम लोग किस में ले सकते हैं, कोरल रीफ्स को रिस्टोर करने में ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है आपको। अब एक जगह है जिसका नाम है एंग्रिया बैंक, ठीक है। ये एक्चुअली में सबमर्ज्ड एटोल आइलैंड हमें मिलता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियाज ग्रेट बैरियर रीफ, मतलब इसको हम इंडिया का ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, और ये महाराष्ट्र रीजन में पड़ता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमें महाराष्ट्र कोस्ट मिल रही है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है। यहाँ पे कहीं पे हमें ये अंगारिया बैंक मिलता है, और ये इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं हम इसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग इसको कंजर्व कर सकते हैं बाय मैरीटाइम जोन एक्ट्स, ठीक है, मैरीटाइम जोन्स एक्ट, ठीक है। तो ये मेरे को बताना था कि अंगारिया बैंक में हम लोग को इंडियन ग्रेट बैरियर मिलता है, वो भी एक एटोल आइलैंड है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। देखो जब हम लोग कोरल ब्लीचिंग अभी पढ़ेंगे तो कोरल ब्लीचिंग की जब हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, मोस्टली जो कोरल्स का कलर होता है ना वो कहीं ना कहीं फेड हो जाता है, ठीक है, ब्लीच हो जाता है उसका कलर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि अलग अलग कलर्स इसको जूजेंतली देता है, कहीं ना कहीं जूजेंतली की वजह से ही इसका कलर फेड होता है। अब बात करते हैं किन 2 रीजन्स मेन की वजह से होता है। पहला रीज़न तो सिंपल है कि जब जूजेंतली की पॉपुलेशन कम हो जाती है तो जो डेंसिटी कम हो जाती है तो कोरल्स का कलर फेड होने लग जाता है। या फिर जो जूजेंथली के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है किसके अंदर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, कहीं ना कहीं जब ये फोटोसिंथेसिस करती है, क्लोरोफिल करती है, तो इसके अंदर क्या, इसके अंदर एल्गी को तो खुद ग्रीन कलर ले आती है, कहीं ना कहीं ये हेल्प करती है कोरल्स के अंदर अलग अलग कलर्स बनते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है इसकी कंसंट्रेशन जब जूजेंथली में कम हो जाती है, एक तो क्या जब जूजेंथली डिक्लाइन खुद ही हो जाएगी, या तो एक उसकी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स उसके अंदर मिलते हैं वो कम हो जाएंगे। अब क्या होता है जब भी हम बोलते हैं कोरल्स ब्लीच हो रहे हैं, जब भी हम बोलेंगे कोरल्स ब्लीच हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो किसकी वजह से होता है कि
60-90% जो वहाँ के जूजेंथली रहेंगे वो कम होते जा रहे होंगे, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग कब होगी, जब वहाँ पे 60 से 90% हमें जूजेंथली मतलब कहीं ना कहीं खत्म होते दिख रही है, या फिर जो भी हमें वहाँ जूजेंथली मिल रहा है, जो भी वो हमें जूजेंथली मिल रहा है उसमें अप्रोक्सीमेटली 50-80% जो हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिल रहा है वो लूज कर रहा है वो, तो उस वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है। तो एक दिमाग में यही रखना, कोरल ब्लीचिंग के मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली यही मतलब हो जाएगा, जब कोरल का जो कलर है वो ब्लीच होने लग जाएगा, पेल होने लग जाएगा, उठने लग जाएगा, तो उसी को हम लोग कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कोरल ब्लीचिंग हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे कौन सी मतलब रीजंस हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं। या तो सबसे जो मेजर कॉज है वो टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड जो लिमिट रहती है जहाँ पे ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि 30 डिग्री से ऊपर जब चला जाता है टेम्परेचर, तब ये कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा सोलार, ठीक है, वही सेम बोल दो कि यूवी रेड या कुछ ऐसा जो है, या फिर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो रेडिएशन है वो ज़्यादा आ रही है, उसकी वजह से हो सकता है। या सेडिमेंटेशन, उस रीजन में सेडिमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बाहर वाले रीजन से सेडिमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये हो सकता है। एपिजोटिक्स, इसका मतलब होता है, ये होता है मोस्टली किससे, पैथोजन इंड्यूस ब्लीचिंग होती है, जब पैथोजन्स आना स्टार्ट कर देते हैं उसकी वजह से बहुत सारी कोरल डिसीजेज हो जाती है उस रीजन में, जिसकी वजह से जो उनकी क्वांटिटी है वो कम होने लग जाती है। मोस्टली किसकी वजह से होगा, प्रोटोजोन की वजह से होता है, जब उनकी मतलब डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। सो थैंक यू अगर अभी तक आप इस वीडियो में जुड़े हो, बिकॉज हमने कोरल ब्लीचिंग पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है। कल आगे बढ़ेंगे और कुछ गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे प्रोग्राम, क्लीन गंगा फंड, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं इंडिया में जो चल रहे हैं वाटर के रिलेटेड, इन्वायरमेंट के रिलेटेड, वो पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर टर्निंग इन।